फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका भोलाज गुरुकुल पे। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो तारे होते हैं उसमें चमक कैसे है, कौन सी प्रक्रिया से तारों का जन्म कैसे होता है और तारों का मरण अंतिम अवस्था भी आती है, मतलब सूर्य की भी अंतिम अवस्था आएगी। सारी चीजें हम देखने वाले हैं। न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, श्वेत वामन तारा क्या होता है, अभिनव तारा क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है। आपने सुना होगा ब्लैक होल के बारे में कि वो पास में से किसी भी पदार्थ क्या प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देता है। तो वो चीज क्या है, तो जितने भी रहस्य है ब्रह्मांड से संबंधित, तारों से संबंधित, वो आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे राशि नक्षत्र ये बात आती है वो क्या है। उन्हें साइंस की भाषा में बोला जाता है तारामंडल। क्या बोला जाता है? तारामंडल। हमारे पूर्वजों ने आकाश में कुछ तारों का समूह डिसाइड कर दिया, उन्हें ही तारामंडल कहते हैं। इंग्लिश में से कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और सामान्य भाषा में पूर्वजों ने क्या कहा इसे ही क्या कह दिया? नक्षत्र कह दिया। नक्षत्र नाम सुना होगा आपने। कुछ स्पेशली नक्षत्र है, मैं आपको लिस्टेड कर देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। एक एक चीज जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, एक होता है बृहत सप्तऋषि मंडल। सप्त ऋषि मंडल नाम तो सुना ही होगा आपने। बृहत सप्त ऋषि मंडल, इसे ही कहते हैं उर्सा मेजर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? उर्सा मेजर कहते हैं। एक होता है लघु सप्तऋषि मंडल। अच्छा, सप्तऋषि मंडल तारे तो हैं बहुत सारे, पर इसमें 7 चमकदार तारे होते हैं। इसमें भी 7 बिल्कुल चमकीले तारे होते हैं। 7 चमकीले तारों का समूह है। यहाँ पर भी 7 तारों का समूह है, पर यह है लघु सप्तऋषि मंडल। इसको भी अलग से डिसाइड किया, ये दिखता है। इसे कहते हैं उर्सा माइनर। माइनर शब्द आता है छोटे के लिए, मेजर शब्द आता है बड़े के लिए। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी 7 चमकीले तारे हैं। अब आपने एक ध्रुव तारे का नाम सुना होगा। ध्रुव तारा क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। यदि मैं बात करूं कि ध्रुव तारा क्या होता है, ध्रुव तारा ये इसका ही एक सदस्य है। और ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव पे स्थिर प्रतीत होता है। और क्यों प्रतीत होता है? देखिए, सारे तारे जो होते हैं वो गतिशील प्रतीत होते हैं। वो मैं बताऊंगा क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ध्रुव तारा किसका सदस्य है, तो वो लघु सप्तऋषि मंडल का सदस्य है। इसमें जो 7 चमकीले तारे हैं, इन्हें कहते हैं, 7 चमकीले तारों को बिग डीपर। क्या कहते हैं? बिग डीपर। और यहाँ जो 7 चमकीले तारे हैं, इन्हें कहते हैं लिटिल बियर। क्या कहते हैं? लिटिल बियर। देखिए, इनकी आकृतियों के आधार पे ये अलग अलग नाम दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो दोनों तारामंडल है, इन दोनों तारामंडल को उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, देखिए मैं बात करूं 2 गोलार्ध है। यदि मैं बात करूं कि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में इन दोनों ही मंडलों को, तारामंडलों को देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। 7 चमकीले तारे अलग अलग दिखाई देते हैं इन्हीं। चलिए, और मैं बात करूं कि तारामंडल और कौन कौन से होते हैं, तो तारामंडल के नामों में एक है मृग, जिसे यूनानी भाषा में ओरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन कहते हैं। ठीक है। और एक होता है सिग्नस। क्या नाम है? सिग्नस। ये कुछ विशेष प्रकार के तारामंडल है, सिग्नस। ठीक है जी, सिग्नस। और आपने नाम सुना होगा सेंटोरी, है ना, सेंचुरस। ठीक है, सेंचुरी तारा का नाम सुना है, अल्फा सेंचुरी, है ना। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हाँ, वही जो कहते हैं कि पृथ्वी के, है ना, सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो सूरज है। और सूरज के बाद में, सूर्य के बाद में कौन सा तारा है पृथ्वी के नजदीक, तो फिर वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वो किसका सदस्य है ना, सेंचुरस का ही सदस्य है। वो सेंचुरस का ही सदस्य है। चलिए, तो ये आपका सेंचुरस। चलिए नेक्स्ट आगे चलते। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कुछ तारामंडल है। अब आगे चलते हैं कि इसमें तारों में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक मुख्य तारा है ध्रुव तारा, है ना, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थिर प्रतीत होता है। बाकी सारे तारे गतिशील गति करते हुए प्रतीत होते हैं। मृग में 2 तारे हैं, आपको याद रखना है, कभी आ जाए कि इस प्रकार के तारे किस तारामंडल का सदस्य है, तो बीटलगीज और रिगेल नाम के 2 तारे हैं। एक्चुअली मृग जो तारामंडल है उसमें भी एक आकृति बनती है
हम कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज की आकृति बनती है, और जो चतुर्भुज में 4 बिंदु होते हैं, 2 विपरीत बिंदु जो विकर्ण बनाते हैं, है ना। तो एक बिंदु पे तो मिडल गेज उपस्थित होता है और एक बिंदु पे रिगेल उपस्थित होता है। जैसे मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ, कोई भी चतुर्भुज, ये देखिए ये 4 तारे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 4 तारे हैं, तो ये आपका मिडल गेज हो गया और ये कौन सा हो गया आपका रिगेल हो गया। इस प्रकार से ये चतुर्भुज की आकृति यहाँ पर बनती है मृग या ऑरियन में। यहाँ पर सिग्नल्स में कुछ विशेष खास नहीं है। सेंटोरस में मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 तारे हैं, कौन कौन से आपको याद रखना है, तो बहुत सारे तारे, पर जो हमने पढ़ने हैं या एग्जाम पर्पस से जो आते हैं मैं वही बताता हूँ, है ना, ठीक है जी, जो मुख्य आपके पॉइंट है। तो सेंटोरस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 तारे हैं, कौन कौन से तारे हो गए, एक तो हो गया आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये रहा आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, और एक हो गया आपका अल्फा सेंटोरी, ठीक है तो बहुत सारे तारे। पर अब मैं बात करूं इसकी विशेष खास बात क्या है, तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है पूछ लिया जाए तो वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। और कितना दूर है यदि पूछ लिया जाए कि पृथ्वी से कितना दूर है ये, तो ये पृथ्वी से है 4.244 लाइट ईयर दूर है प्रकाश वर्ष में। लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप जरूर देखिए वो प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9.461 into 10 की पावर 12 कितनी होती है किलोमीटर। ओके डन, हाँ जी। नेक्स्ट अल्फा सेंचुरी इसके बाद है ना, प्रोक्सिमा सेंचुरी के जस्ट बाद में हम कह सकते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और इसकी दूरी क्या है 4.37 लाइट ईयर, इसकी दूरी पृथ्वी से दूरी है, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी से दूरी है, आप कंफ्यूज ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर तारामंडलों के बारे में कुछ। एक और तारामंडल है कि वही तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल है और इसका नाम क्या है हाइड्रा, ठीक है जी, क्या नाम है हाइड्रा। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, आकार या एरिया की दृष्टि से देखें, एरिया या क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो तारामंडल है सबसे बड़ा तारामंडल है। और यदि मैं बात करूं कि तारों की संख्या के हिसाब से यदि कभी पूछ लिया जाए कि किसमें सबसे ज्यादा तारे उपस्थित है, तो ऐसे बोला जाता है सेंटोरस में सबसे ज्यादा तारे उपस्थित है, ठीक है जी डन। तो यहाँ पर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो कौन सा तारामंडल है, हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। तो जो तारे हैं वो आकाश में आभासी गति भी करते हैं। कैसे गति करते हैं, वो गति नहीं करते एक्चुअली, हम पृथ्वी पर हैं तो हम देखते हैं तो वो गति करते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमित होती है, ठीक है जी। तो जो दैनिक गति होती है पृथ्वी की, उसके आधार पे जो तारे हैं वो गतिशील प्रतीत होते हैं। कैसे होते हैं कि माना कि ये अर्थ है और अर्थ का ये अक्ष है, ठीक है जी, और इस अक्ष के जस्ट हम उत्तरी ध्रुव की ओर देखें, उत्तरी ध्रुव से हम एक तारा देखते हैं, वो तारा कौन सा है, तो वो प्रतीत होता है हमें ध्रुव तारा। और ये ध्रुव तारा होता है जो स्थिर प्रतीत होता है। क्यों होता है ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी अपने ये अक्ष पर ही उपस्थित है, पृथ्वी के अक्ष पे उपस्थित है, तो पृथ्वी भले वो घूर्णित होती है पर उसके अक्ष से यदि हम देखा जाए तो वो बिल्कुल स्थिर प्रतीत होगा क्योंकि उसके अक्ष पे है, ठीक है। पर बाकी जो तारे होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो किधर से किधर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये तो आपको पता है कि पृथ्वी की जो दिशा है परिभ्रमण की वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो तारे हैं, पृथ्वी माना कि यूं गति कर रही है, तो जो तारे हैं वो उल्टी दिशा में गति करते हुए प्रतीत होंगे डेफिनेटली, है ना। यदि हम बात करें कि ट्रेन यूं जा रही है तो जो जितने भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो उधर उस दूसरी दिशा में जाते हुए प्रतीत होंगे। तो इसी प्रकार से जो तारों की जो गति होती है वो इस प्रकार से होती है, किधर से, पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये जो मैंने लिखी है ऊपर वाली गति, ये तो किसकी है, पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसकी दिशा है, और ये जो तारों की आभासी गति है उसकी दिशा है। यहाँ तक डन है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो तारों का जन्म और तारों का विकास कैसे होता है। तो तारों का जन्म और तारों का विकास कैसे होता है, फिर अंतिम अवस्था कैसे आती है। बिल्कुल तारे, हम कह सकते हैं कि तारों का भी अंतिम अवस्था आती है। देखते हैं कैसे। तारों के जन्म और विकास के 3 चरण हैं। देखिए कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहले तो तारों में एक तारे का निर्माण होता है जिसे कहते हैं आदि तारा,
तो आदि तारा का निर्माण होता है। आदि तारा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोस्टार। मैं पूरी कहानी समझाने वाला हूँ। इसका जो दूसरा चरण होता है वो होता है कि जो आदि तारा बन जाता है, प्रोटोस्टार बन जाता है, एक्चुअली उसमें किसी भी प्रकार से प्रकाश नहीं होता है। शुरुआत में जो प्रोटोस्टार बनता है उसमें प्रकाश नहीं होता है। फिर आदि तारे से तारे का निर्माण होता है, तब तारे का जो निर्माण होता है उस तारे के अंदर प्रकाश होता है। इसका मतलब तारे की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि तारे एक प्रकार के खगोलीय पिंड हैं जो किसका उत्सर्जन करते हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और प्रकाश का उत्सर्जन करते तो हैं पर किस अभिक्रिया के कारण करते हैं, तो इसमें एक अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किस में परिवर्तित होती है, हीलियम में परिवर्तित होती है। हाइड्रोजन की बात करें तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका चिन्ह H है और ये जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 1 नंबर पे है और हीलियम 2 नंबर पे है। इसका मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर नाभिक में नाभिकों का संलयन होता है। मैं बताऊंगा आपको पूरी फिजिक्स में, फिजिक्स की क्लास मिस नहीं करेगा। इसके बाद मैं बात करूं कि यहाँ पर जो थर्ड प्रोसेस होता है वो थर्ड प्रोसेस क्या होता है कि तारे की अंतिम अवस्था आती है। तारे की अंतिम अवस्था जो होती है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, लाल दानव प्रावस्था। क्या कहते हैं, लाल दानव प्रावस्था, रेड जाइंट फेज। अब ये क्या होती है, चलिए ये देखते हैं हम, लाल दानव प्रावस्था। ओहो हो, अब देखते हैं आगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले चरण से। आदि तारे का निर्माण कैसे होता है। देखिए मैंने बताया था कि ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब तापमान बहुत अत्यधिक रहा होगा, जब द्रव्यमान फैला होगा, उसके बाद में वापस द्रव्यमान जो उसका है तापमान कम हुआ होगा। तापमान कम होने के कारण वापस संकुचन की प्रक्रिया हुई होगी, जो गैसें थी उनका संघनन हुआ होगा, बादलों का निर्माण हुआ होगा। तो शुरुआत में जो है बादलों का निर्माण हुआ, पदार्थों के पास पास आने से बादलों का निर्माण हुआ और इन बादलों को हमने क्या कहा, ऊट बादल कहा, ऊट बादल। ठीक है, और इन ऊट बादलों का टेम्परेचर कितना होता था, इन ऊट बादलों का टेम्परेचर होता था -173 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसका मतलब बहुत कम तापमान हुआ था। इस कम तापमान के कारण संकुचन होता जा रहा था। अब गैसों का संकुचन होता जा रहा था, संघनन होता जा रहा था। तो ये बादलों का, ये जो बादल है वो शुरुआत में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये क्या कहलाए, इनको कहते थे हम निहारिका, जहां पर तारों का निर्माण होता है, तारों का जन्म होता है। और ये सारे तारों का जन्म कहाँ होता है, निहारिकाओं में। ये प्रोसेस कहाँ होता है, निहारिकाओं में। और सूर्य भी एक तारा है, वो किस निहारिका में बना है, तो सौर निहारिका में बना है। निहारिकाओं में क्या होता है, तारों का जन्म। और तारों का जो जन्म होता है, जो बच्ची अवस्था होती है, छोटी अवस्था होती है तारों की, उसे ही हम क्या कहते हैं, आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। तो यहाँ पर ऊट बादलों से फिर किसका निर्माण हुआ, प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ, प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ। क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं थी तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये प्रकाश व उष्मा का उत्सर्जन नहीं करते थे। ठीक है, इसका मतलब प्रोटोस्टार एक प्रकार से कहा जाए तो तारे की एक अदीप्त अवस्था है। अदीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। इसका मतलब प्रकाश का उत्सर्जन जब ये करने लग जाएगी तभी इसे क्या कहेंगे, स्टार कहेंगे, तारा कहेंगे। तो सेकंड अवस्था में क्या होता है वो देखते हैं। सेकंड अवस्था में होता क्या है कि यहाँ पर जो तारे होते हैं, ये जो प्रोटोस्टार है, ये देखिए ये रहा प्रोटोस्टार। एक्चुअली चूंकि इसमें प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो दिखाई भी नहीं देगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रोटोस्टार में जैसे जैसे और संकुचन होता गया, और संकुचन होता गया पदार्थ में, ये देखिए ये मैं बादल बना रहा हूँ, यहाँ पर ये बादल बन गया मैंने, ठीक है, ये बादल है और इसमें कंटिन्यू संकुचन की प्रक्रिया होती जा रही है। संकुचन अंदर की तरफ हो रहा है, आपको पता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ संकुचन होता जा रहा है और
अंदर पदार्थ बनते जा रहे हैं। और ये अंदर इसका क्रोड है, क्रोड का मतलब सेंटर हो गया इसका, ठीक है, बादल का सेंटर हो गया। कंटिन्यू संघनन की प्रोसेस होती जा रही है, तो अंदर ही अंदर यहाँ पर जो अंदर एक्चुअली इस जो तारे का निर्माण हो रहा है, प्रोटोस्टार का निर्माण हो रहा है, इसका जो कच्चा माल है, मतलब तारा जो बनता है इसका कच्चा माल, रो मटेरियल कौन कौन सी गैसें होती है, तो अभी बताया मैंने, एक तो होती है H और एक होती है He, हाइड्रोजन और हीलियम। इसका मतलब ये पूरा के पूरा बादल ही किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो गैसें पास पास में आ रही है तो यहाँ पर टकराएंगी तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगा, ताप उत्पन्न होगा। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। और वृद्धि होने के कारण जो ये कम तापमान था इस बादल का, और ये कम तापमान से इतना 173 डिग्री सेल्सियस से ये पहुंच जाता है 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान पहुंच जाता है क्योंकि कंटिन्यू परमाणु टकरा रहे हैं। टकराने से यहाँ पर क्या है, तापमान में वृद्धि हो रही है। और इतने तापमान पर कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो ये आपकी कौन सी प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन का प्रारंभ हो जाता है और चिंगारी लगी जाती है और यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। नाभिकीय संलयन प्रोसेस स्टार्ट होते ही ऊर्जा उत्पन्न होती है और तारा जगमगाने लगता है, चमक उसमें उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर प्रोटोस्टार से अब कौन सी अवस्था बन गई, यहाँ पर तारा अवस्था बन गई। अब अंतिम अवस्था में क्या होता है, ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि तारों का मरण भी होता है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है कि तारों की लाल दानव पर अवस्था आती है, ये जल्दी से हम देखते हैं। यहाँ पर जो थर्ड अवस्था होती है, जो तारों की अंतिम अवस्था होती है, क्या होती है, तारों की अंतिम अवस्था। अब लास्ट स्टेज या फाइनल स्टेज है, अंतिम चरण में क्या होता है, तो इस चरण में जो तारा होता है वो तारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो तारा कन्वर्ट हो जाता है लाल दानव प्रावस्था में। अब ये प्रावस्था क्या होती है इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। लाल दानव प्रावस्था क्यों कहते हैं ये भी समझने का प्रयास करेगा। अभी देखिए ध्यान से, माना कि कोई भी तारा है, ये तारा है, ठीक है, और इसके अंदर संकुचन की प्रक्रिया होती जा रही है, ठीक है, कंटिन्यू संकुचन की प्रक्रिया होती जा रही है। अभी शुरुआत में तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो संकुचन है यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण इस तारे के अंदर क्या हो रहा है, द्रव्यमान ये अपनी ओर आकर्षित करता जा रहा है और ये जो आसपास का जो द्रव्यमान है वो भी खींचता जा रहा है। इसका मतलब तारे का आकार लगातार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और पूरे तारे में एक प्रक्रिया चल रही है, मैंने आपको बताई थी, वो प्रक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर केंद्र में भी एक प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर बाहर परिधि, इस तारे की परिधि पर भी एक प्रक्रिया चल रही है। दोनों जगह प्रक्रियाएं चल रही है, कौन सी, नाभिकीय संलयन वाली, ठीक है डन। पर अंदर की जो प्रक्रिया होती है, चूंकि अंदर बहुत तापमान पहले बढ़ जाता है, जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि वो केंद्र है, वो जल्दी जल्दी अणुओं को खींच रहा है, तो शुरुआत जल्दी से यहाँ हो जाती है और यहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट भी पहले होती है तो खत्म भी पहले हो जाती है। मतलब अंदर की जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाती है और अंदर की सारी हाइड्रोजन खत्म और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया भी खत्म। इसका मतलब एक लास्ट प्रावस्था आती है जब केंद्र की जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, नाभिकीय संलयन खत्म, क्योंकि पूरी हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गई, हीलियम में कन्वर्ट हो गई। पर जो संकुचन है वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पर यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो गई तो यहाँ पर एट लास्ट दाब कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण संकुचन और बढ़ जाता है। दाब के कम होने जाने के कारण संकुचन बढ़ जाता है। कैसे, अब अणु टकरा ही नहीं रहे है ना, टकरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में पूरी जो हाइड्रोजन होती है हीलियम में बदल गई, जो हीलियम होती है और टकरा टकरा के कार्बन में भी बदल जाती है, ठीक है। एट लास्ट पूरी प्रकार से जो तापमान जिससे हमें चाहिए होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब अंदर का जो प्रोसेस होता है, जो क्रोड होता है तारे का, उसमें से प्रकाश धीरे धीरे क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। पर जो बाहरी परिधि होती है, परिधि में अभी भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, लेट स्टार्ट हुई तो लेट खत्म होगी, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर संकुचन तो पूरे तारे में हो रहा है, दाब यहाँ पर अधिक होता है, दाब अधिक होता है तो प्रसार की क्रिया यहाँ पर होती है,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी जो अवस्था होती है तारे की, ये कहलाती है लाल दानव प्रवस्था। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये द्रव्यमान खींच खींच के ये तारे का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, तो दानव जैसा हो जाता है। और बाहरी जो परिधि होती है, बाहरी जो परिधि होती है वो कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है, लाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। ये चमक जो है उसका उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। अब एट लास्ट होता क्या है? इसके बाद इस लाल दानव प्रवस्था तो हर तारे की आती है, रेड जाइंट फेज तो हर तारे की आती है। पर यहाँ पर अब समझने की बात है कि जो लाल दानव प्रवस्था होती है, इसके बाद में इसका जो आगे का भविष्य है वो इस पर निर्भर करता है कि इसका प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है। यदि स्टार का प्रारंभिक द्रव्यमान m का मतलब मास, इसका स्टार का मास जो होता है वो 1.44 किसके किसके? सूर्य के या सन के। देखिए, यदि स्टार का द्रव्यमान सूर्य के तुल्य होता है, द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो कुछ भविष्य अलग होता है। और यदि तारे का जो मास होता है वो ज्यादा होता है, किसके? 1.44। ये वैल्यू निकाली गई है हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक है, और भारतीय वैज्ञानिक, इनका नाम क्या है? चंद्रशेखर, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है जी। ये चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 में मिला था। इसी के लिए मिला था जो ये वैल्यू निकाली गई थी 1.44 वाली वैल्यू। इस 1.44 वैल्यू को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं इस वैल्यू को? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और इसी के लिए ही इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कुछ तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर ही होता है, तुल्य होता है, उन तारों में क्या होता है? वो तारे श्वेत वामन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं, श्वेत वामन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। और जिनका द्रव्यमान सूर्य के तुल्य नहीं होता है, ज्यादा होता है, वो जो तारे होते हैं वो एक प्रकार से हम कहें तो विस्फोटक तारे, अभिनव तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तारों का अंतिम अवस्था है वो ऐसी होती है। अब होता क्या है? ये दोनों तारे हैं वो क्या है, ध्यान से समझिएगा, है ना। रेड जाइंट फेज हमारे सूर्य की भी आएगी। हमारे सूर्य की हम बात करें, जो सूर्य है आज से या अब से हम बात करें तो सूर्य अब से कितना टाइम बाद में? 5000 मिलियन वर्ष बाद किसमें परिवर्तित हो जाएगा? रेड जाइंट फेज में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इसका भी अंतिम अवस्था आ जाएगी। ठीक है, चलिए, इसमें भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। डन। चलिए, तो जो श्वेत वामन तारा क्या होता है? जब द्रव्यमान सूर्य के तुल्य होता है तो होता क्या है, यहाँ पर समझिएगा। मैं आपको जल्दी से फास्ट समझा देता हूँ कि यहाँ पर ऐसी अवस्था में क्या होता है। ऐसी अवस्था में होता है कि ये जो अंदर का नाभिकीय संलयन खत्म हो गया और बाहर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। अब हो क्या रहा है? अंदर तो कौन सी क्रिया हो रही है? संकुचन की क्रिया हो रही है। पर बाहर अभी मैंने बताया यहाँ पर किसकी क्रिया हो रही है? प्रसार की क्रिया हो रही है। ठीक है, प्रसार की क्रिया हो रही है, बिल्कुल। अब यहाँ प्रसार की क्रिया हो तो रही है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बाहरी जो आवरण होता है वो इस अंदर के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो जाता है? उसकी सीमा से दूर चला जाता है। मतलब ये जो है बाहरी जो खोल होता है, बाहरी जो आवरण होता है उसे खो देता है और जो अंदर का क्रोड बचा ले जाता है। ये क्या है? तारे का क्रोड बचा लेता है। और जो क्रोड होता है एट लास्ट, इस क्रोड में तो वैसे ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, तो क्रोड जो होता है वो बिल्कुल अदीप्त हो जाता है। मतलब उसमें प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, वो इस ब्रह्मांड में गुम हो जाता है एक सघन पिंड के रूप में। यहाँ तक डन हो गया। ये जो अंदर का क्रोड होता है इसका घनत्व कितना होता है? एट लास्ट इसका घनत्व होता है, कितना होता है? 10⁴ kg/m। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि जब अभिनव तारा या सुपरनोवा, मैंने आपको पहले से ही बोलता आया हूँ, सुपरनोवा के बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी एक सुपरनोवा की घटना हुई थी जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई थी। ये क्या होता है?
ऐसी स्थिति में देखिए द्रव्यमान यहाँ पर बहुत ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है तो यहाँ पर होगा क्या, ये देखिए द्रव्यमान ज्यादा है तो ये तारा बड़ा होगा, ठीक है, ये तारा बड़ा होगा। और कंटिन्यूस होता क्या है कि इसमें द्रव्यमान ज्यादा होगा तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया भी चलती रहेगी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलने के कारण अधिक चलेगी तो द्रव्यमान अधिक के कारण ताप भी अधिक बनेगा, और ताप भी अधिक बनेगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस तारे में होता क्या है, तो एक विस्फोट होता है। द्रव्यमान अधिक होने के कारण यहाँ पर ताप अधिक बनेगा, प्रकाश एक साथ बहुत ज्यादा, अत्यधिक संकुचन होता चला जाएगा ना, अंदर तो संकुचन हो रहा है देखिए, है वही चीज पर यहाँ पर द्रव्यमान अधिक है ना, यही तो फर्क है द्रव्यमान का। यहाँ द्रव्यमान अधिक है मतलब यहाँ पर ताप भी अधिक बनेगा, ताप एक साथ बहुत सारा ताप बनने के कारण यहाँ पर इस तारे में विस्फोट होता है, बहुत तेजी से विस्फोट होता है, और इस विस्फोटक तारे को ही हम क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। इस घटना को हम सुपरनोवा की घटना कहते हैं। और एट लास्ट फिर ये जब विस्फोट होगा पर फिर भी अंदर एट लास्ट जो क्रोड है इसका, देखिए बहुत सारा द्रव्यमान बिखर जाएगा, बिखरने के कारण तापमान अधिक है, फिर वापस वही चीज होगी। देखिए ये प्रक्रिया चलती रहती है, मैंने बताया था ब्रह्मांड की जो संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती है। ये वापस विस्फोट होता है, वापस क्या होता है, फैलाव होता है, वापस संकुचित होता है, फिर फैलाव होता है, वापस संकुचित होता है, ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। एट लास्ट जो इसका क्रोड है सुपरनोवा अभिनव तारे का, ये अभी भी संकुचित होता रहता है, बिल्कुल कंटिन्यू संकुचित होता रहता है, और एट लास्ट ये भी आगे जाके इसमें भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, और जो एक क्रोड बचता है इसका, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो बाहरी खोल इसने खो दिया था अभिनव श्वेत वामन तारा, ये भी एक प्रकार का मृत तारा है, और न्यूट्रॉन तारा भी एक प्रकार का मृत तारा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर मैं बात करूं कि अदीप्त तारों की, तो अदीप्त तारे में प्रोटोस्टार का नाम भी आता है ना, प्रोटोस्टार का नाम भी आता है, और ये दोनों भी अदीप्त होते हैं क्योंकि इन दोनों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या हो गई, खत्म। एट लास्ट कुछ न्यूट्रॉन जो तारे होते हैं एक अलग से वैल्यू है ना, गुरुत्वाकर्षण, फिर भी न्यूट्रॉन तारे में अभी ये है कि मृत हो गया, इसका मतलब संकुचन तो कंटिन्यू चलता रहता है ना, कंटिन्यू चलता रहता है, अंदर गुरुत्वाकर्षण तो है, कंटिन्यू संकुचन चलता रहता है। और न्यूट्रॉन तारे एट लास्ट कुछ न्यूट्रॉन तारे किसमें बदल जाते हैं, ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ब्लैक होल क्या होता है कि यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आसपास के सारी चीजों को ये अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है, और अंदर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी पास से नहीं गुजर सकता, प्रकाश भी पास से गुजरता है तो वो प्रकाश को भी अंदर खींच लेता, इतना ज्यादा ग्रेविटी यहाँ पर बढ़ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, और एट लास्ट जो ब्लैक होल होता है ये। अच्छा अब आप कहें कि ब्लैक होल अदीप्त होता है, दिखाई नहीं देता, तो फिर हमें कैसे पता लगा कि ब्लैक होल एक्चुअल में होता है, तो ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी ब्लैक होल होता है उसके आसपास जो पिंड होते हैं वो उस ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको महसूस करते हैं, उस महसूस करने के कारण ही पता लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लैक होल जरूर है, दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक दो और क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है कि मृत तारे कौन कौन से, तो श्वेत वामन तारा मृत तारा है, न्यूट्रॉन तारा मृत तारा है, ये दोनों अदीप्त तारे, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है। अंतिम अवस्था में तारे किसमें बदल जाते हैं, लाल दानव अवस्था में बदल जाते हैं। हमारा सूर्य 5000 मिलियन वर्ष बाद में लाल दानव तारे में परिवर्तित हो जाएगा। और तारों के अंदर प्रकाश या उत्सर्जन की प्रक्रिया का कारण क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। और ताप कितना चाहिए होता है, 10⁻7, ठीक है, 10⁻7 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस हमें ताप चाहिए होता है, तभी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में तारे के बाद में हम सूर्य पढ़ेंगे, सूर्य के बाद में पृथ्वी पढ़ेंगे, फिर हम जियोग्राफी की पूरी जो पृथ्वी से संबंधित जो जियोग्राफी है वो प्रारंभ करेंगे।